नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज बात करेंगे ऐसी कैटेगरी की जिसमें हर एसेट क्लास का फ्लेवर है, मतलब इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हर एसेट क्लास में कम से कम 10% का निवेश करते हैं। आज हम आपको बताएंगे अलग अलग एसेट क्लास में एक्सपोजर लेने के लिए क्या है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के फायदे। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय हम करा देते हैं। गौरव परिजा, हेड सेल्स एंड मार्केटिंग, बंधन म्यूचुअल फंड, और कीर्तन शाह, सीईओ, क्रेडेंस वेल्थ। गौरव और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हर एक एसेट क्लास का एक एसेंस है, पर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल समझना जरूरी है। गौरव, आपसे शुरुआत अगर करें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है, इसकी खासियत? जैसे कि नाम से पता चलता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ऐसा एक श्रेणी है फंड कैटेगरी में जिसमें कई एसेट क्लासेस, एटलीस्ट 3 या ज़्यादा एसेट क्लासेस 10% से ज़्यादा निवेश करते हैं फंड मैनेजर। एसेट क्लासेस में कंसिडर करते हैं तो इंडियन इक्विटीज़ है, इंडियन फिक्स्ड इनकम है, इंटरनेशनल इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर, और आर्बिट्राज पोजिशंस है, रीट्स भी है। खासियत ये है क्योंकि ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम ये देखा गया है कि कोई एसेट क्लास हर साल विनर नहीं होके आता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एंड इसलिए मल्टी एसेट फंड्स बेनिफिशियल है क्लाइंट्स के लिए। बिल्कुल। जैसा गौरव ने बताया कि हर एक एसेट क्लास जो है हर एक मार्केट सीजन में हीरो नहीं बन सकता। उसको ध्यान में रखते हुए हम, कीर्तन, अगर आपसे समझें एक उदाहरण के जरिए कि कैसे समझे कि मार्केट के अलग अलग चाल के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास कैसे बिहेव करते हैं, और ये उसका जो पूरा एक जो एक निचोड़ है वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कैसे समाता है। स्वाति, देखिए, जनरली ये देखा गया है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स टॉप आउट हो जाते हैं और वहाँ से गिरने लगते हैं, तो ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन आपके लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम फंड्स के लिए बहुत अच्छी है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे है तो आपके क्रेडिट रिस्क फंड्स के लिए बहुत अच्छी है। मार्केट्स अगर आपको महंगा लग रहा है और आपको पैसा कहीं और डालना है, तो प्रोबेबली आप फिक्स्ड इनकम या गोल्ड की तरफ थोड़ा-सा रुझान कर लेते हैं। अब मार्केट आज जैसे महंगा लग रहा है और आपको आज पैसा लंबे समय के लिए लगाना है, तो आप टिपिकली या तो किसी एक इक्विटी फंड में पैसा लगा देते हैं, या तो एक डेट में, या तो फिक्स्ड इनकम में, या गोल्ड में। अब एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझ पाना कि कौन से मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में कौन सी एसेट क्लास काम करेगी, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सबसे बड़ा एडवांटेज है एक मल्टी एसेट फंड का, जहाँ पर आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं और फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में कौन से एसेट क्लास में उनको पैसा लगाना चाहिए। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इक्विटी मार्केट्स थोड़े से अंडर वैल्यूड है, तो वो थोड़ा सा पैसा ज्यादा इक्विटी में लगा देंगे। उनको ऐसा लगता है फिक्स्ड इनकम में लॉन्ग ड्यूरेशन अच्छा है, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन भी खेल सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन भी खेल सकते हैं, क्रेडिट भी खेल सकते हैं। और उसी तरीके से उनको अगर ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्ड में पैसा बन सकता है, तो वो गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो आप एक्चुअली खुद डिसाइड करने के अलावा आप ये पैसा फिक्स्ड इनकम, आप ये पैसा एक फंड मैनेजर को दे देते हैं, और फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखकर इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, इन एसेट क्लासेस में अपने एलोकेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता रहता है। और उसका एडवांटेज आपको एज एन इन्वेस्टर ये भी है कि जब फंड इक्विटी को बेचकर फिक्स्ड इनकम में, या फिक्स्ड इनकम को बेचकर गोल्ड में पैसा निवेश करता है, तो उसके बाइंग सेलिंग की वजह से आपको टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। तो एक तो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से एसेट में ज्यादा पैसा और कौन से में कम रखना चाहिए, और उस ट्रांजेक्शन में आपको टैक्स भी नहीं लगता। ये मेरे हिसाब से काफी बड़ा एडवांटेज है मल्टी एसेट फंड्स का। बिल्कुल। और मैं गौरव आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अलग अलग जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनकी अलग स्ट्रैटेजी या अलग जो बेसिकली फंड मैनेजर्स रहते हैं वो अलग स्ट्रैटेजी तय करते हैं। जैसा आप, कीर्तन ने भी बताया कि कौन से एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर रहना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस से हम समझना चाहते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज के तहत इसको तय किया जाता है। मोटे तरह से 2 स्ट्रैटेजीज होते हैं।
एक होता है जिसको हम डायनामिक या टैक्टिकल एसेट एलोकेशन मानते हैं, जिसमें जैसे कि कीर्तन बताया, फंड मैनेजर एक व्यू लेते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल किस पोजीशन में है और उस हिसाब से कौन सा एसेट क्लास अच्छा करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मार्केट इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, अर्निंग्स अच्छे कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि डोमेस्टिक इक्विटीज अच्छे करते हैं और गोल्ड इतना अच्छा नहीं करता है, एंड वाइस वर्सा। तो उस स्ट्रैटेजी में, डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में, फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मुझे कितना एक्सपोजर डोमेस्टिक इक्विटी में लेना है, कितना एक्सपोजर गोल्ड में लेना है, कितना एक्सपोजर इंटरनेशनल या दूसरे एसेट क्लासेस में लेना है। दूसरा होता है जिसको हम, हमारा जो एनएफओ लॉन्च हुआ है उसमें हम स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन मानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि यदि हमको पता नहीं नेक्स्ट ईयर कौन सा एसेट क्लास अच्छा करने वाला है, हम उसके ऊपर और एक कॉम्प्लेक्स लेयर क्यों ऐड करेंगे। हम मानते हैं कि आप एक स्टैटिक एलोकेशन कर लीजिए बिगनिंग में, जिसमें एग्जांपल है कि हम डोमेस्टिक इक्विटी में 50% निवेश करेंगे, इंटरनेशनल इक्विटी में 15 इन्वेस्ट करेंगे, टैक्सेशन के लिए और 15% आर्बिट्राज में निवेश करेंगे, हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम में 10% और कमोडिटी में स्प्लिट कर देंगे, गोल्ड और सिल्वर 5% और एक सेट फ्रीक्वेंसी में हम इसको इसी एसेट एलोकेशन वेट्स को रीबैलेंस कर लेंगे। सो आपका जो क्वेश्चन थे, दो तरीके हैं, एक है डायनेमिक एसेट एलोकेशन जिसमें फंड मैनेजर व्यू लेते हैं अंडरलाइंग एसेट क्लासेस के ऊपर, दूसरा है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन जिसमें लॉन्ग टर्म व्यू को लेके हम एक स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं एसेट एलोकेशन और उसी को मेंटेन करते हैं ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज के तहत, जैसा गौरव बता रहे हैं, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इसका निर्धारण होता है कि कैसे एसेट क्लासेस को प्लेस करना है। अब जब हम एक मल्टी एसेट कैटेगरी जैसे फंड की बात करते हैं कीर्तन, डेफिनेटली उसमें जो टैक्सेशन पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 10% इक्विटी, डेट, गोल्ड, फिर रीट्स सब में निवेश होता है। तो टैक्सेशन के लिहाज से तो क्योंकि इसमें इक्विटी में ही माना जाता है, पर क्या ये वाकई ज़रूरी है इसमें गौर करना कि हाँ, क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन है इसलिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको निवेश करना चाहिए? क्या बारीकियां हैं जो समझना ज़रूरी है यहाँ पर? स्वाति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप देखें मल्टी एसेट फंड में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ से जब डेट का इंडेक्सेशन हटाया गया उसके बाद आया। तो हुआ ये क्योंकि डेट पे से इंडेक्सेशन हट गया ऑटोमेटिकली, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि अभी डेट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एफडी के सामने बहुत बड़ा एडवांटेज था वो अब नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए बहुत सारा एफर्ट मेरे हिसाब से डाला जा रहा है मल्टी एसेट फंड्स में कि उन्हें इस तरीके से बनाया जाए कि रिस्क आपको अभी भी डेट फंड जैसा मिले पर आपको टैक्सेशन इक्विटी जैसा मिले। मैं समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखिए, ये बहुत सारे फंड्स क्योंकि उनको इक्विटी टैक्सेशन मिले जिसके लिए आपको 65% और उससे ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, पर आपको रिस्क भी बहुत नहीं लेना, तो बहुत सारे फंड्स क्या करते, आर्बिट्राज की पोजीशन अपने फंड में बढ़ा देते। तो मान लीजिए उनके पास इक्विटी में एक्सपोजर 30% होगा पर बाकी का 35% एक्सपोजर आर्बिट्राज में ले लेंगे, जिसकी वजह से आपके फंड का इक्विटी एक्सपोजर 65% हो जाएगा और आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे फंड्स इस तरीके से प्लेस्ड है कि वो इक्विटी टैक्सेशन दिलाने के लिए आपको आर्बिट्राज पोजीशंस लेते हैं, पर उसमें रिस्क फिक्स्ड इनकम जितना ही होता है लार्जली। और कुछ फंड्स है जो जेन्युइनली मल्टी एसेट फंड कैटेगरी को फॉलो करने के लिए अपने हिसाब से वो इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम में अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन स्वाति मेरे हिसाब से ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विटी टैक्सेशन अगर होगा फंड में तो उसमें टैक्स कम पड़ेगा, पर अगर डेट प्लस इंडेक्सेशन वाला टैक्सेशन होगा तो उसमें डेट टैक्स ज्यादा पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए किसी भी फंड में अगर 10% और उससे नीचे आपको अगर रिटर्न्स मिल रहे तो इंडेक्सेशन वाला टैक्सेशन बेहतर है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके फंड ने 9% रिटर्न जनरेट किया और उस पर अगर आप इक्विटी टैक्सेशन लगा देंगे 10% का तो आपके हाथ में 8.1% आएगा, पर उसी 9% पे अगर आपको इंडेक्सेशन एडवांटेज मिल रहा है और 6% इन्फ्लेशन है तो आपके हाथ में 8.4% आएगा। तो 10% और उसके नीचे वाले रिटर्न्स पर इंडेक्सेशन वाला फंड बहुत
बेहतर है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्सेस इक्विटी। तो टू सम इट अप, फंड्स में आप इसलिए इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपको वो इक्विटी टैक्सेशन दे रहे हैं। कोई भी फंड अगर 35% से ज्यादा का इक्विटी एक्सपोजर ले रहा है और उस पर इंडेक्सेशन एडवांटेज आपको मिल रहा है, तो वो फंड में टैक्स के हिसाब से ज्यादा ज्यादा बेहतर एडवांटेज है आपको। पर एएमसी अलग अलग तरीके से इन फंड्स को मैनेज करती है स्वाति। बिल्कुल। गौरव, अभी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी किसी को एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश क्यों करना चाहिए? हमने इसके फायदे समझे, टैक्सेशन के लिहाज से इसके बेनिफिट्स भी जाने, कैसे फंड मैनेजर चूज करते हैं ये भी समझा, लेकिन एक पोर्टफोलियो में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्यों होना चाहिए? स्वाति, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यदि आप कोई फंड मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, वो आपको बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि लंबे अरसे तक आपको रिटर्न निकालना है आपका इन्वेस्टमेंट से, तो एसेट एलोकेशन इज क्रिटिकल। और एक्चुअली 1986 में एक स्टडी भी हुआ था जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो को स्टडी करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये रिटर्न्स कहाँ से आए। और साधारण जो इन्वेस्टर समझते हैं कि रिटर्न्स मेरा पोर्टफोलियो में ज़्यादा आएगा यदि मैं एक स्टॉक या फंड को चूज करता हूँ, यदि मैं मार्केट को ठीक तरीके से टाइम करता हूँ, और कम एलोकेशन या वेटेज एसेट एलोकेशन को दिया जाता है। बट ये स्टडी में एग्जैक्टली रिवर्स निकल के आया है कि 92%, 92% आपको रिटर्न आते हैं यदि आपने अपना एसेट एलोकेशन सही चुना है और सही मेंटेन किया है। एंड ये इसलिए होता है कि क्योंकि जैसे मैं पहले बताया, कौन सा एसेट क्लास अगले साल क्या करेगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा है कि नॉर्मल इन्वेस्टर के पास दो इमोशन होता है, एक होता है लालच और एक होता है डर। तो जब मार्केट्स अच्छे होते हैं और पिछले साल आपका रिटर्न्स एक एसेट क्लास में बहुत ज़्यादा हो गया, आप टिपिकली देखते हैं कि इन्वेस्टर्स वही एसेट क्लास में अपना पैसा ज़्यादा निवेश करते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टर्स, आप जैसे बोले, हीरोज रोटेट, नेक्स्ट ईयर वही एसेट क्लास मे नॉट गिव द बेस्ट रिटर्न, तो वो इन्वेस्टर्स को एक्सपीरियंस पूर होता है। तो यदि आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और आपका एसेट एलोकेशन सही रखते हैं और रेगुलरली रीबैलेंस करते हैं, वो एक्चुअली आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ना कि आपने कई फंड को राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया, कोई स्टॉक ले लिया ठीक से। इसीलिए हम मानते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का कोई टाइम नहीं है, आप मार्केट ऑल टाइम हाई हो लो हो, क्योंकि फंड मैनेजर वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस या अपना व्यू से रीबैलेंस करते हैं। इसमें निवेश करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए, अनलाइक अदर फंड जिसमें आप सपोज एक थीमेटिक फंड लेके आता हूँ, वो टाइम में यदि थीमेटिक वो सेक्टर हाई वैल्यू में चल रहा है, वो आपको उस समय निवेश नहीं करना चाहिए। मल्टी एसेट में ये लिमिटेशंस नहीं है। बिल्कुल। तो आपने बोला कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो ऑल सीजन फंड है, जिसको कभी भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। खास चर्चा हो रही है हमारी आज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स पर। हमारे साथ गौरव परिजा है, हेड सेल्स एंड मार्केटिंग, बंधन म्यूचुअल फंड, और क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह इस वक्त हमारे साथ हैं चर्चा में शामिल। मैं कीर्तन आपसे ये जानना चाहती हूँ, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि हर एक हम यूजुअली बोलते हैं कि कौन से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड में हर एक फंड में निवेश का एक टाइम होराइजन से एक रिश्ता होता है, एक हमारे रिस्क कैपेसिटी से भी एक रिलेशन होता है। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कैसे गोल्स के लिए हमें यूज करना चाहिए? स्वाति, सबसे पहले तो ये कैटेगरी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी दूसरी कैटेगरीज है। अगर आप म्यूचुअल फंड की दूसरी कैटेगरीज देखें तो उसमें आपको पता है, प्री डिफाइंड रूल्स है सेबी के कि आपको कितना पैसा कौन से मार्केट कैप या कौन से एसेट में रखना है। मल्टी एसेट थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी है क्योंकि उसमें 3 तरीके के फंड्स या फंड स्टाइल्स है। एक जिसमें वो फंड बनाया ही इसलिए गया है कि आपको डेट जैसा रिटर्न मिले और इक्विटी जैसा टैक्सेशन मिले, तो उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। दूसरा स्ट्रेटेजिक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एनएफओ की, कि उसमें प्री डिफाइंड रूल्स है कि कौन से एसेट में आप कितना पैसा लगाएंगे। और तीसरा डायनामिक है, जिसमें एसेट एलोकेशन मूव होते रहता है फंड मैनेजर के मैक्रो व्यू को लेकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ये कैटेगरी को आप
एक समान तरीके से जज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी एएमसीज अलग-अलग तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है इस फंड को चलाने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, थियोरेटिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी-सी एक ऐसी कैटेगरी जिसमें ऐसे लोगों को निवेश करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो में और डेट से थोड़ा-सा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। क्योंकि होगा ये कि ये एक एसेट एलोकेशन की वजह से एक डाइवर्सिफिकेशन लेके आएगा आपके पोर्टफोलियो में। इक्विटी में भी निवेश करेगा, डेट में भी करेगा, गोल्ड में भी करेगा, रीट्स में भी करेगा, इंटरनेशनल में भी करेगा। तो एक काफ़ी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है और समान समय पे ये पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते रहेगा। यानी स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन है तो भी रीबैलेंसिंग होगी, डायनामिक है तो भी रीबैलेंसिंग होगी। तो ये रीबैलेंस होते रहेगा, उसको मार्केट से आप यानी आपको वो जजमेंट नहीं लेना है डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होते रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, पर डेट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और इक्विटी जितना रिस्क नहीं ले। बिल्कुल। गौरव, तो ऐसे में एक निवेशक चुनाव कैसे कर सकता है एक अच्छे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का? क्योंकि एक फंड को समझना, उसके एलोकेशन स्ट्रैटेजी को समझना, फंड मैनेजर के थिंकिंग को समझना भी काफी जरूरी होता है। तो कैसे चुने एक अच्छा फंड? पहला चीज है पहला तो ऐसा कोई अच्छा बुरा फंड नहीं होता है मल्टी एसेट एलोकेशन। डिपेंडिंग अंडरलाइंग फंड मैनेजर का क्या स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यदि आपका रिस्क एपिटाइट है और यदि आपको सिर्फ डेट से थोड़ा ज़्यादा कमाना है, देन आप ऐसा फंड को चूज कीजिए जिसमें इक्विटी का एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा ना हो, या आप ऐसा फंड को चूज कीजिए जिसमें फ्रीडम नहीं दिया जाता है फंड मैनेजर को इक्विटी परसेंटेज को 70% लेके चले, क्योंकि ये कॉल गलत भी हो सकता है। तो द आइडियल चॉइस जो फंड को आपको चूज करना है, आपका क्या एक रिस्क एपिटाइट क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, और आप कितने दिन के और कितने ईयर्स के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं, और कितना वोलेटिलिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको चूज करना है। जैसे कि कीर्तन ने समझाया, वेरियस फंड मैनेजर्स का डिफरेंट ऑप्शंस होता है। हमारा जो एनएफओ है, हम पहले से आपको बोल रहे हैं कि हम स्टैटिक रखेंगे, हमारा एलोकेशन 50% इक्विटी में होगा, और इसीलिए अंडरलाइंग फंड का वोलेटिलिटी उस हिसाब से आउटकम आएगा वोलेटिलिटी में। सो ऐसा कुछ गारंटीड और ऐसा कुछ मैट्रिक्स नहीं है कि ये फंड अच्छा है और वो फंड बुरा है। बिल्कुल। तो अपने लक्ष्य, अपने जोखिम के अनुसार आपको एक अच्छे फंड का चुनाव करना है। बस आपके अलाइन होना चाहिए आपके लक्ष्यों के साथ, ये समझना बेहद ज़रूरी है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसकी तमाम बारीकियां समझाने के लिए गौरव और माफ़ कीजिए कीर्तन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे। आप हमारे साथ इस खास एपिसोड में शामिल हुए चर्चा के लिए धन्यवाद। मनी गुरु में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।